नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। RSCIT का ये तीसरा अध्याय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है, मैं आपके सामने ना तो फिजिकली मौजूद हूँ, हम वीडियो लेक्चर में पढ़ाई कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर में भी मैंने PDF पैटर्न रखा है। क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आगे धीरे धीरे ऑप्शन बेस्ड बातचीत भी हम शुरू करेंगे। जो RSCIT की पुराने एग्जाम के क्वेश्चन है उनके बारे में भी बात करेंगे। अब डेली धीरे धीरे मैं आपको एक दिन के 2 वीडियो 3 वीडियो या जितनी क्लासेस मैं मेरी क्षमता के अनुसार रिकॉर्ड कर सकता हूं, जल्द से जल्द मैं RSCIT वाला ये कंटेंट कंप्लीट कर दूंगा। इससे आप लोगों को RSCIT का जो आने वाला एग्जाम है उसमें दिक्कत आनी बंद हो जाए। प्लस RSCIT की ऑनलाइन क्लासेस आपको उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको ये क्लासेस उपलब्ध हो जाएगी, जो कोई भी चार्जेबल नहीं रहेगी। दोस्तों आज अध्याय नंबर 3 अपने कंप्यूटर को जाने। आज जो अध्याय नंबर 3 है अपने कंप्यूटर को जाने, उस अध्याय के बारे में हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। अपने कंप्यूटर में एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हैं। दोस्तों जैसे गाड़ी होती है, उसमें ड्राइवर भी बैठा है, पेट्रोल भी डला हुआ है, तो गाड़ी चल जाएगी। सपोज करो आपके पास पेट्रोल भी है और गाड़ी भी, लेकिन चलाने वाला ड्राइवर नहीं है, तो क्या ड्राइवर के बिना गाड़ी चल जाएगी क्या? हाँ गुरुजी चल जाएगी। ऑनलाइन तो PUBG में भी चलती है, वो नहीं मानना है। टेक्निकली क्या होता है, यूजर हैं अपन, प्लस अपने पास जो हार्डवेयर सामने मशीन रखी हुई है, इन दोनों में अपन काम करने के लिए बीच में एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हैं। एक छोटी सी मजाक करके क्लास की शुरुआत कर लेता हूँ। एक दिन मैं और धर्मपत्नी जी घर पे बैठे थे, तो एक बहुत अच्छा मित्र हमारा, स्टूडेंट ही था, विद्यार्थी था मेरा और बढ़िया मित्र था, तो घर आया, बोला गुरुजी मुझे कंप्यूटर चाहिए। तो मैंने उससे कहा बेटा आधा घंटा रुक जा, ले जाना। वो कह रहा है गुरुजी मुझे या तो अभी के अभी कंप्यूटर दो, वरना मैं तो फांसी खा के मरूंगा। फांसी खा के मरूंगा मतलब सुसाइड कर लूंगा गुरुजी, अगर आपने अभी मुझे कंप्यूटर नहीं दिया तो। मैंने कहा भाई कर ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो धर्मपत्नी जी बैठी थी, दयालु है थोड़ी, वो कही कि नहीं 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 बेटा सुसाइड मत करना, मैं बोलती हूँ, बोल दे दे। मैं उसका यार आधा 1 घंटा तो लगेगा, रुक जा भाई। रुका नहीं। अब मैंने क्या किया, घर पे कंप्यूटर का डब्बा जो रखा था, CPU बॉक्स सब कुछ दे दिया, घर ले गया। ले जाते ही मुझे फोन पे फोन कर रहा है कि सर आपका ये डब्बा चल नहीं रहा। तो मैंने कहा बेटा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडो नहीं इंस्टॉल है। जब तक विंडोज इंस्टॉल नहीं होगी तब तक आपकी मशीन, आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेक्शन की शुरुआत करके मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप मोबाइल चलाओ, कंप्यूटर चलाओ, कुछ भी चीज का इस्तेमाल करो, लेकिन अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो मशीन काम नहीं करेगी। कहने का, बताने का मतलब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी मशीन चालू नहीं होती है। चलिए यहां से यूजर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। दोस्तों साथियों एक और बात मैं यहां पर आपको समझा दूं कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी मशीन जो होती है वो चालू नहीं होती है। सबसे अत्यंत आवश्यक जो सॉफ्टवेयर होता है वो को क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर मैं इसके बारे में कहूं तो ये एक प्रकार का क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आगे कोई इसमें डिटेल्स आएगी तो हम जरूर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, बहुत ही एफिशिएंसी से काम करता है। जो प्रोग्राम एप्लीकेशन को मैनेज करता है, एग्जीक्यूट करता है और प्रॉब्लम को क्या करता है, सोल्व करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये लाइन आप लोग याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में इसका सवाल ज्यादातर पूछा जाता है या इसका प्रश्न बनने लायक है। जो कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है, ये हमारे द्वारा प्रयोग में ली जाने वाले सभी प्रोग्रामों को चलाने में सहायता करता है। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनके बिना कोई हार्डवेयर, उनके इंस्ट्रक्शन बिना कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती है। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम
कई डिवाइसों के लिए जरूरी है, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, वीडियो गेम हो गए, सुपर कंप्यूटर हो गया। भाई ऊपर कंप्यूटर आ गया तो सुपर कंप्यूटर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण यहां पर बताए जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लाइनेक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड, विंडोज, iOS, सिम्बियन। ये एंड्रॉइड हमारे मोबाइल में आता है। गुरुजी विंडो तो कंप्यूटर में ही आवे, मोबाइल में क्या आवे? दोस्तों साथियों, आप विंडोज फोन का इस्तेमाल करते होंगे। नोकिया के जो फोन चलते थे, नोकिया लूमिया सीरीज वाले, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में विंडोज होता है। आजकल तो नोकिया भी एंड्रॉइड के फोन निकालने लग गया है। दोस्तों अब एक और बात बताकर मैं आगे बढ़ जाता हूं। एक नाम लिख रहा हूं, BOSS, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रथम भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम है। सवाल पूछ लेता है कि भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आप कहेंगे कि प्रथम भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम बोस है। कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में 3 लेयर होती है। ठीक है भाई, ये सभी को पता है कि जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। और हार्डवेयर के अंदर अपन ने देखा था, इनपुट डिवाइस सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं, आउटपुट डिवाइस सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं, और प्लस अगर हम बात करें जो मेमोरी और सीपीयू वाला पार्ट होता है, उसे भी हम लोग हार्डवेयर की श्रेणी में ही शामिल करते हैं। आगे बढ़ जाऊं? जी सर। दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी रिसोर्स है, जितनी भी प्रोसेस है, जितना भी सिस्टम है, उसके लिए कंपलसरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं, और बाकी चीजों को मैनेज करने का काम करते हैं। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रॉपर वर्क नहीं करता है। कंप्यूटर को अच्छे से कार्य करवाने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती ही होती है। प्यारे विद्यार्थियों, बताने का मतलब हुआ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंपलसरी सॉफ्टवेयर में शामिल होते हैं, और ये जो हमारा हार्डवेयर 01 होता है, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है, उसके कम्युनिकेशन के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं मनोरंजन वाले। मनोरंजन वाले का मतलब हुआ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने होते हैं। टेक्निकली ज़्यादा यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम जो होते हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम ही होते हैं। एक और बार बताऊं, जो एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, उसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस तैयार किए जाते हैं। जैसे एंड्रॉइड का कोई एप्लीकेशन जो होगा वो विंडोज़ में काम नहीं करता है, अलग से उसका विंडोज वर्जन बनाना पड़ता है। ऐसे ही कोई iOS या मैक ओएस का एप्लीकेशन होगा तो वो विंडोज और एंड्रॉइड पर काम नहीं करेगा। अलग अलग एप्लीकेशंस का अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है। एक सिंपल सी भाषा में मैं कहूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का प्लेटफॉर्म होता है जहां पर अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और साथ के साथ हार्डवेयर मैनेज होते हैं। अब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य बताने। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में काम करता है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात समझें तो बोल सकते हैं कि एक प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसे हम कर्नेल के नाम से जानते हैं। वास्तव में हमारे कंप्यूटर में कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम की बिहाफ पर सारे कार्य करता है। उसका सबसे पहला कार्य है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब हुआ संसाधन उपलब्ध कराना। जैसे आपने कंप्यूटर में एक प्रोसेस P1 इनपुट किया, उसे रिसोर्स R1 की आवश्यकता है। मतलब क्या हुआ, आपने किसी चीज को इनपुट करना है तो इससे कीबोर्ड की जरूरत है। किसकी जरूरत है? कीबोर्ड की। आपने यहाँ पर प्रोसेस P2 इनपुट किया, इसे रिसोर्स R2 की आवश्यकता है। सपोज करो इसे किसकी आवश्यकता है? प्रिंटर की। दो प्रोसेस हमारे पास चल रही है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों सिस्टम का नियम ये कहता है कि जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होता उस डिवाइस को फ्री नहीं करता है। तो अगर मान लो इसे पूरा होने के लिए प्रिंटर की जरूरत है तो इसे हमेशा प्रिंटर का क्या करना पड़ेगा? वेट ही करना पड़ेगा, इंतजार ही करना पड़ेगा। क्यों प्यारे विद्यार्थियों, क्यों इंतजार करना पड़ेगा? इंतजार करने का रीजन ये हुआ कि भाई इसके पास इसके साथ क्या नहीं है, किस चीज की कमी है। रिसोर्स जो दूसरा यूज कर रहा है,
ऐसी कोई कंडीशन हो जहां पर एक रिसोर्स उसके पास बैठा हो, दूसरे का इंतजार कर रहा हो, इसे कंप्यूटर की भाषा में डेड लॉक कंडीशन कहते हैं। याद रखना, अगर कोई डिवाइस प्रोसेस कोई एक डिवाइस को होल्ड करके रखती है और दूसरी डिवाइस को का वेट करती है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को प्यारे विद्यार्थियों हम डेडलॉक का नाम देते हैं। यानी हमें किस प्रकार की कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों? डेडलॉक नामक कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ सकता हूं मैं? जी सर बढ़ जाइए, कोई बात नहीं, आप जैसा आदेश देंगे वही मानते जाऊंगा मैं भाई। दूसरा काम है मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा काम है प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। बहुत सारे काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। कंट्रोलिंग मेमोरी, एप्लीकेशन, सिस्टम अनुरोध, फाइल शेयरिंग के लिए, इस सारे के सारे काम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। अगर कोई ये पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य कौन सा कार्य पूछे, प्राथमिक कार्य क्या है, तो आप कहेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट। बिना संसाधन कोई भी काम नहीं होगा, तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक यानी प्राइमरी जो कार्य है प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा है? रिसोर्स मैनेजमेंट है। ये एप्लीकेशन और यूजर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। कैसे करेगा इंटरफेस का कार्य? भाई हम लोग अगर कीबोर्ड से कुछ इनपुट करना चाहते हैं, वो कंप्यूटर में जाएगा, स्टोर होगा, तो यहां पर ये सारी की सारी जानकारी किसके पास रहेगी प्यारे विद्यार्थियों? इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रहेगी। ये उस हर चीज को मैनेज करता है। तो हम जो इंटरफेस कंप्यूटर में करते हैं वो दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला कौन सा, जो लिखा है साफ शब्दों में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों इस समय हम लोग GUI पर ही काम करते हैं। पहले हम कमांड लाइन पर काम करते थे। कमांड लाइन का मतलब हुआ, जो पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते थे उसमें हर काम हम कमांड के थ्रू करते थे, उसमें काम कीबोर्ड से हो जाता था। अब किससे चलता है ये काम? अब माउस और कीबोर्ड दोनों काम करते। तो जहां पहले हम लोग कीबोर्ड से काम करते थे उसे कैरेक्टर यूजर बोलते थे, और आजकल जो हम वर्तमान में काम में ले रहे हैं उसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक माध्यम होता है जो यूजर को ग्राफिक आइकन का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में इंटरफेस करने की सुविधा देता है। विपरीत में कमांड यूजर इंटरफेस पर आधारित नेविगेशन किया जाता है। तो अगर हम बात करें उसमें कीबोर्ड से ही हमें सारा काम करना पड़ता था या पड़ता है। अब यहां से हम एक बात समझते हैं। कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, विंडोज, लाइनेक्स, मैक, विंडोज 10 सबसे नया वर्जन है, ये आपके GUI वाले हैं। यहां से प्रश्न बना कि CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ, तो आप कहेंगे सर MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा कौन सा? यूनिक्स। ग्राफिक यूजर इंटरफेस के आधुनिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन में ये क्षमता होती है WYSIWYG, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। यानी स्क्रीन पर प्रदर्शित इमेज या टेक्स्ट कुछ भी हो वो हूबहू प्रदर्शित होंगे। ऐसा नहीं कि ग्रीन कलर का था येलो का दिखा देगा, लिखा हुआ था हेलो, अब मैं लिख रहा हूं, देखो H लिख रहा हूं मेरी तरफ से, अब मैं H लिख रहा हूं तो ये आपको कोई T थोड़ी दिखा रहा है, भी राइटिंग तो जैसी आ रही है वैसी है हेलो, तो ये हेलो वर्ड दिख रहा है, जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही दिखेगा। ये जो फुल फॉर्म है कई बार हमसे पूछ ली जाती है, WYSIWYG का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये इसका मतलब होता है। इमेज स्कैनिंग, स्कैन की गई इमेज कंप्यूटर की स्क्रीन पर तत्कालिक विजुअल प्रेजेंटेशन या हम कहें तुरंत दिखाना इमेज स्कैनिंग कहलाता है। अगला प्रोसेसेबल ग्राफिक,
इसके अंतर्गत एप्लीकेशन पैकेज जैसे फोटोशॉप, फायरवर्क्स, इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसे शामिल किया जाता है। मैनिपुलेट का मतलब आपने कोई फोटो डाली, उसे हम फोटोशॉप की सहायता से, कोरल जैसे एप्लीकेशन की सहायता से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने का मतलब हम उसमें चाहें तो बदलाव कर सकते हैं। आगे अगर बात करें एनिमेशन और मल्टीमीडिया सपोर्ट, विजुअल आधारित टीचिंग प्रोसेस को टच सेंसिटिव, सूचना कोशक तक लगभग सभी प्रकार के एप्लीकेशंस का उपयोग होता है। दिव्यांग लोगों के लिए प्रावधान, डेस्कटॉप इंटरफेस से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अनुरूप कॉन्फ़िगर करना, कंट्रास्ट सेट करना, बैकग्राउंड कलर आदि प्रोवाइड कराना, ये भी आजकल एक GUI का हिस्सा बन गया है। विंडोज में ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहा जाता है। माउस अथवा आइकन का उपयोग लिया जाता है। विंडोज द्वारा किसी विशेष प्रोग्राम और प्रोसेस द्वारा उसको उपयोग में लेने हेतु एक विंडोज एप्लीकेशन आवंटित किया जाता है। इसमें टाइटल बार, मेन्यूज और गैजेट होते हैं, मतलब बहुत सारी जानकारी अलग से रहती है। GUI के कुछ लाभ है। GUI हमें कुछ बातें बता रहा है। क्या कह रहा है कि इसमें सामान्यतः ग्राफिक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से बिना किसी समस्या के ऑपरेट कर सकते हैं। सीखने में कम समय लगता है। अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें यूजर को प्रॉम्प्ट, अलर्ट्स, मूवमेंट, माउस मूवमेंट, डबल क्लिक की तुरंत फीडबैक प्राप्त हो जाता है। GUI में गलतियों को आसानी से डिटेक्ट किया जाता है और सही भी किया जा सकता है। इसमें एक बार विंडोज आइकन मेन्यू पॉइंटर, इसमें WIMP, विंडोज अच्छा नाम है, पूछ लेते हैं। विंडोज आइकन मेन्यू पॉइंटर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम करना, यूज करना सीख लिया, वह दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आसानी से कार्य कर सकता है। इसकी हानि क्या है? अगर इसमें जल्दी जल्दी ग्राफिक्स आपको देने पड़ेंगे तो भैया इसमें क्या होगा, तेज मेमोरी, तेज प्रोसेसर की आवश्यकता होगी ताकि उन्हें इमेज या डिस्प्ले को तुरंत मैनिपुलेट किया जा सकते। स्किल्ड व्यक्ति GUI की तुलना में कम स्टेप का यूज करके CUI में कार्य कर सकता है। मेरा समझाना क्या है भाई, इसमें अनट्रेन्ड, अनस्किल्ड व्यक्ति भी काम कर सकता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम जनरल सी बात करें कि GUI है उसमें कोई भी काम कर सकता है, लेकिन CUI में भैया वही काम कर पाएगा जिस व्यक्ति के पास कोई अनुभव है। ये विंडोज 10 की स्क्रीन दिखा रखी है। विंडोज 10 पर्सनल कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज नेटवर्किंग परिवार का हिस्सा है और विंडोज 7 विंडोज 8.1 वर्जन का नया वर्जन है। इसे आधिकारिक रूप से 29 जुलाई 2015 को रिलीज किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पुराने परिचित वर्जन विंडोज 8, 8.1, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज XP, विंडोज मी, विंडोज 2000, विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज 95 और MS DOS है। अगर हम यहाँ पर कुछ और बात समझें तो माइक्रोसॉफ्ट का पूर्ण जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका हम कहें सबसे प्रचलित हुआ वो विंडोज 98 था। विंडोज 98 के बाद विंडोज XP ज़्यादा फेमस रहा। विस्टा माइक्रोसॉफ्ट का सबसे खराब प्रोडक्ट था। ये जो MS DOS है और विंडोज 95 है, ये दोनों उस समय GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे। इनमें कैरेक्टर यूजर से काम हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम कुछ विंडोज के साथ प्रैक्टिकली कार्य करना सीखेंगे। देखो मैं यहां पर कोशिश करूं आपको कि एक बार मेरी स्क्रीन पर थोड़ा सा काम करके दिखा दूं, इससे आपको ये लगे कि भाई जो चीज बताई जा रही है वो आप समझ सकते हैं या आपके समझने योग्य वो चीजें है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं और आपको बताऊं कि विंडोज 10 मेरे कंप्यूटर में मेरे डेस्कटॉप पर डली हुई है। देखो यहां से मैं एक बार इसे ओपन करता हूं। ये जो स्क्रीन दिख रही है, ये जो आपके सामने डिस्प्ले है, ये विंडोज 10 की स्क्रीन है। देखो ये वाला स्टार्ट बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो एक लिस्ट खुल जाएगी। ये लिस्ट आपके सामने ओपन हो गई। यहाँ पर जो जो चीज़ें हमने रेसेंट यूज़ की है वो दिखा रहा है, सजेस्टेड भी दिखा रहा है, बहुत सारी चीज़ें। देखो इसके नीचे एप्लीकेशंस जो मैंने इंस्टॉल कर रखी है वो दिखा रखा है। ये वाला हिस्सा जो नीचे नीचे जहाँ पे मेरा कर्सर अभी चल रहा है,
इस हिस्से को टास्क बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टास्क बार। ये जो पीछे मेरी फोटो लगी है इसे हम वर्किंग एरिया या हम कहें डेस्कटॉप एरिया बोलते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके साथ बात करें तो इस वाली जगह को हम सिस्टम ट्रे के नाम से जानते हैं, जहां पर डेट और टाइम हमें शो हो रहे हैं। आप कुछ और चीजें जो हमें बताने की कोशिश की जा रही थी, इसके साथ आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्या हमें बता रहा था वो, क्या हमें दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसी को हम देखते हैं। देखो यहां से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये विंडोज का कुछ एरिया हमारे सामने शो हो रहा है। एक मिनट में इसे क्लोज कर दूं ताकि ये अपना स्क्रीन फुल हो जाए। अब देखो डेस्कटॉप के अंदर ये बता रहा है स्टार्ट बटन, आपको दिख ही रहा होगा। डेस्कटॉप एरिया में लॉगिन एरिया स्क्रीन दिखाई देता है, उसे डेस्कटॉप कहते हैं। बैकग्राउंड की जो पिक्चर दिखती है उसे हम वॉलपेपर कहते हैं। नीचे जो दिखाई देता है उसे हम टास्क बार का नाम जानते हैं। शॉर्टकट डेस्कटॉप पर खूब सारे बने होते हैं जो इधर दिखा रहा है। वॉलपेपर में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस के लिए स्क्रीन के नीचे की ओर एक बॉटम में बार होती है जिसकी कई विशेषता होती है। माउस के बटन को दबाते हुए ड्रैग करने पर इसे इच्छित किनारों पर भी ले जा सकते हैं। हाँ भैया, ये क्या कहना चाह रहा है वो बात तो सुनो। ये कह रहा है कि यहाँ से ऊपर जा सकती है क्या? नहीं जाएगी। यहाँ से लॉक हटा दो, यहाँ से पकड़ के ऊपर ले जाओ। टास्क बार कहाँ चलेगी? सबसे ऊपर। कहाँ चली गई? सबसे नीचे। देखो कहाँ आ गई? लेफ्ट में। कहाँ आ गई? राइट में। तो प्रश्न ये था कि क्या हम लोग इस टास्क बार की पोजीशन में कोई बदलाव कर सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ, हम टास्क बार की पोजीशन में बदलाव कर सकते हैं। क्या टास्क बार सेंटर में आ सकती है क्या? नहीं, टास्क बार सेंटर में नहीं आएगी भैया। सबसे ऊपर, नीचे, लेफ्ट और राइट में जा सकती है। टास्क बार पर जो छोटे छोटे चित्र हमें दिखाई देते हैं, ग्राफिक्स या फोल्डर दिखाई देते हैं, उन्हें हम आइकन के नाम से जानते हैं। किसी आइकन को ओपन करना चाहते हो तो डबल क्लिक करके ओपन कर लो या माउस का राइट क्लिक करके उसे आप ओपन कर सकते हो। अगला ऑप्शन है हमारे पास जिसे हम कह रहे हैं सिस्टम ट्रे। क्या कह रहे हैं? सिस्टम ट्रे। तो स्क्रीन के बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम और आइकन को होल्ड करने के लिए हम सिस्टम ट्रे का यूज करते हैं। टास्क बार की तरफ एक क्लॉक होती है, क्लॉक के नजदीक आइकन का समूह होता है जो अपने अदृश्य प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। इस एरिया को सिस्टम ट्रे कहा जाता है। टास्क बार के मुख्य हिस्से में कभी कभार आइकन का छोटा समूह होता है जिसे क्विक लॉन्च बार कहा जाता है। इस आइकन पर क्लिक करने पर संबंधित सूचना और प्रोग्राम खुल जाते हैं। ये बता दिया। शॉर्टकट आइकन, देखो इस डेस्कटॉप पर आप देखोगे तो ये सोनमा एक्सपर्ट, सोनी टाइपिंग, वीएलसी मीडिया, ये ऑडियो सिटी, फ्री कैम एड, गूगल, ये सारे शॉर्टकट हैं। लेकिन ये देखो, ये इस पे कोई शॉर्टकट नहीं। 2april.xls ये यहां पर बनी हुई फाइल है, ये फोल्डर है। तो मेरा बताना ये शॉर्टकट अलग से हमें क्या हो जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? शो हो जाते हैं। अब कह रहा है कि आप जब स्टार्ट मेन्यू करते हैं तो अकाउंट ऑप्शन भी हमारे पास आता है, ऑल ऐप का ऑप्शन भी आता है, क्विक सर्च का भी ऑप्शन आता है। ये जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, ये देखो यहां पर क्लिक करने पर जो ऑप्शन हमें दिख रहा है इनके बारे में बता रहा है। ये देखो ऑल प्रोग्राम की लिस्ट हमारे सामने आ गई। ये सर्च का ऑप्शन आ गया, यहां से हम सर्च कर सकते हैं। ऑल ऐप आ गया, सर्च आ गया। फेवरेट ऐप को पिन करना, देखो यहां से नीचे देखो, मुझे लगा कि डिक्टेशन हेल्पर मुझे अच्छा लग रहा है तो इस पर राइट क्लिक किया तो लिखा हुआ है पिन टू स्टार्ट, क्लिक कर दो। देखो यहां पर इस स्टार्ट बान पर ये देखो ये आ गया, इस जगह पे आ गया ये पिन टू अनपिन आ गया। मोर, रन एडमिशन, ओपन फाइल लोकेशन, ये अलग अलग आपको क्या हो जाता है दोस्तों? शो हो जाता है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं और जो पढ़ने पर हम उसे खोल भी सकते हैं। अगला देखो टास्क व्यू है, इस पे क्लिक करेंगे हम तो अलग अलग हमें ये ऑप्शन अलग से दिखा देगा। डेस्कटॉप पे 4 चीजें खोल रखी थी मैंने। गूगल खुला हुआ था, एक डाउनलोड वाला फोल्डर था, एक मैंने गूगल क्रोम भी खोल रखा था, एक ये खुला था। इनमें से जो आपको पसंद आए आप उसे खोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वापस क्लिक कर लो, इस पर क्लिक कर दो, ये आ जाएगा। इसे हम बोलते टास्क व्यू। आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा। देखो यही बताने की कोशिश कर रहा था।
टास्क व्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग से जो एप्लीकेशंस है वो दिखाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। कैसे करें ये बता रहा है, आप ऐसे करके इसे क्लिक कर सकते हैं। देखो टास्क व्यू है, क्लिक कर दिया, ये यस कर दो, कोई बात नहीं, कुछ कह रहा है हमसे, ये अलग अलग आप यहाँ से और व्यूज ऐड कर सकते हैं। मूव टू न्यू डेस्कटॉप, एक नई डेस्कटॉप बनाओगे उस पर ये खुल जाएगा। ये बहुत सारे फीचर्स हमें अलग अलग दिखाता है। फिलहाल हम अपना काम कर रहे हैं, इसे हम यूज कर लेते हैं। आप कहोगे सर ये जो प्रैक्टिकल बातें ये आप क्यों नहीं बता रहे? दोस्तों अभी मैं जैसे इसके साथ में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वाला जो चैप्टर आएगा वहां पर मैं इसे देखकर नहीं कराऊंगा, पावर पॉइंट की एप्लीकेशन चालू करके आपको सारी चीजें अलग अलग बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है, पहले हम एक वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते थे विंडोज के साथ, उसका नाम था एक्सप्लोरर। उसकी जगह पे आजकल एक नए वेब ब्राउजर का यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज। दिख रहा है ये वाला जो ई मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जो दिख रहा है आपको, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है। इसमें आप पीडीएफ फाइल भी खोल सकते हो, इंटरनेट भी चला सकते हो, वेब कर सकते हो, साथ के साथ इसमें और बहुत सारे ऑप्शन जोड़े गए हैं जो पहले उस एक्सप्लोरर में नहीं थे। मतलब इसका मॉडिफाई वर्जन जारी कर दिया गया है। तो आप कहोगे कि विंडोज 10 के साथ एक नया वेब ब्राउजर इस्तेमाल में लिया जाता है, उस वेब ब्राउजर को हम किस नाम से जानते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से जानते हैं। देखो दोस्तों, पहले आप गूगल से कुछ भी सर्च करते थे तो आपको गूगल से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता था। आजकल कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए अलग से विंडोज ने एक ऑप्शन दे दिया जिससे हम विंडोज स्टोर के नाम से जान सकते हैं। एक कोर्टाना ऑप्शन होता है, कोर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पासवर्ड पर्सनल असिस्टेंट, यानी ये आपकी आवाज को सुनकर आपको प्रतिक्रिया देता है। ये विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जोड़ा गया है। इसे हम सर्च इंजन यूटिलिटी की तरह उपयोग में लेते हैं। किसकी तरह उपयोग में लेते हैं? सर्च इंजन यूटिलिटी। जैसा आप बोलोगे उस पर गूगल बोलकर प्रतिक्रिया देता है, उससे आपको चीजें सर्च करके देता है। उसे हम कोर्टाना के नाम से जानते हैं, कह सकते हैं। वो हमारा फीचर जो है कौन सा है दोस्तों? कोर्टाना फीचर है। विंडोज 10 के कुछ बेसिक एप्लीकेशंस भी होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिक एप्लीकेशंस का मतलब जो इनबिल्ट विंडोज के साथ आते हैं, आपको अलग से नहीं डालने पड़ते। विंडोज के साथ इनबिल्ट एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे उनकी बात करेंगे। सबसे पहला है कैलकुलेटर। आप ये सर्च का बॉक्स है, इसमें टाइप करें कैलकुलेटर, आ गया। इस ऐप पर जाओ, कैलकुलेटर खुल गया। आप इसमें जो भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग करना चाहोगे वो कर सकते हो। यहां से हम कैलकुलेटर को साइंटिफिक मोड में भी चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल मोड में भी रख सकते हैं। 8 गुणा 9 इक्वल्स टू 72, ये हमें ऐसे दिखा देगा। इसके बाद एक बॉक्स होता है, इसे बोलते हैं मैथ इनपुट पैनल। इसमें मैथ वाले फॉर्मूले टाइप कर सकते हैं माउस की सहायता से। मैथ इनपुट पैनल ये इनबिल्ट ऐप है जो पहले से हमारे पास आ रही एप्लीकेशंस में उपलब्ध है। यहां से मैं लिख रहा हूं 2, ठीक है, प्लस ये टी बन गया, कोई बात नहीं, इरेज कर देते हैं, गलत हो गया हमसे, वापस राइट करते हैं। क्योंकि देखो अभी थोड़ा कोशिश करता हूँ इस पेन से अगर राइट हो जाए मेरे वाले से तो ज़्यादा बेटर है। टी ही बन रहा है, ये अक्सर ऐसे बन जाता है जो आप बनाओगे x² y², तो ये उसको पहचान कर लेता है। कहने का मतलब हुआ आप मैथ के फॉर्मूले ऐसे माउस की सहायता से टाइप कर सकते हो। बार बार आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ब्रैकेट बनाया, इस ब्रैकेट बनाया, इसके अंदर लाइन खींची, 2/3, जो भी आप ऐसे लिखोगे तो वो अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा। इसे इंसर्ट कर सकते हैं जहां भी जाके आप करना चाहोगे उस जगह पर। चलिए, ये इनबिल्ट एप्लीकेशंस जो हमारे काम के हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं।
अब एक है स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल का फीचर क्या होता है दोस्तों, जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं वैसे ही हम स्निपिंग टूल की सहायता से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस स्निपिंग टूल का फीचर हमारे सामने है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया तो ये खुल जाएगा, और जैसे ही खुलेगा तो हम पर्टिकुलर स्क्रीन के ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर शेप में काट के काम में ले सकते हैं, रेक्टेंगल कर सकते हैं, पूरी विंडो कर सकते हैं, फुल स्क्रीन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है मेरी बात। तो स्निपिंग टूल का जो फीचर होता है वो आपको स्क्रीनशॉट या स्नैप यानी पिक्चर कैप्चर करने की सुविधा प्रदान करता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ के देखो, ये साइड स्निपिंग टूल का फीचर है, मैथ इनपुट वाला है, बंद नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इसके बाद हम कहते हैं विंडोज मोबिलिटी सेंटर। विंडोज मोबिलिटी सेंटर में हम जो जो एप्लीकेशन, जो प्रोग्राम हमें दिख रहे थे, फीचर्स देखो ये वाले जो दिख रहे हैं, ठीक है, यहां से हम हाइड, अनहाइड, शो सब कुछ इन्हें कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर स्पीकर की आवाज, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन, स्टेटस डिस्प्ले, ये सब कुछ इसी फीचर्स पे हमें दिखाई दे जाते हैं। देखो यहाँ पर ये और बहुत सारे फीचर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सेटिंग्स आ गया, प्रोजेक्ट क्या खुला है, कोई ब्लूटूथ कनेक्ट है नहीं कनेक्ट है, ये सब कुछ हमें इस मोबिलिटी सेंटर पर दिखाई देने लग जाते हैं। यहीं से हम नीचे देखो जो फीचर दिख रहा है, इससे ब्राइटनेस, आवाज कम ज्यादा, ये सारे फीचर्स हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद देखो बैटरी का स्टेटस क्या है, वायरलेस नेटवर्क क्या है, देखो ये सब कुछ जो फीचर दिख रहा है इस जगह पर, इस साइड में देखो यहाँ पर ये जो हमें फीचर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के बारे में इधर हमें 1 बाय 1 जानकारी दे रखी है। आप यहाँ से पढ़कर इन सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हो। अभी मैं एक सेक्शन इसका प्रैक्टिकल का ले लूँगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि विंडोज़ में कौन कौन से फीचर्स हमारे किस प्रकार से काम करते हैं। देखो, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को पढ़ाना बहुत आसान होता है। अच्छा, अगर आपको इनके क्वेश्चंस बनेंगे थ्योरी के केस में, तो थ्योरी के केस में तो यही बनेंगे कि वॉल्यूम, स्क्रीन रोटेशन, एक्सटर्नल डिस्प्ले, श्रिंक सेंटर, ये फीचर्स कहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आप सीधा सीधा बोल देंगे कि राइट में जो ऑप्शन होता है, जिसे हम नेविगेशन पॉइंट बोल सकते हैं, या उससे हम कहते हैं कि भाई विंडो मोबिलिटी सेंटर में ये सारे फीचर्स मुझे दिखाई देते हैं। अब जैसे मैंने एक फोल्डर खोला, ये लोकेशन देखो, यहाँ पर ये विंडोज एक्सप्लोरर नाम का फोल्डर बोलते हैं इसको। जैसे इन पे क्लिक करोगे तो और इसके अंदर के फीचर, इस पे क्लिक करोगे इसके अंदर के फीचर, ये अलग अलग हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हमारे विंडोज के साथ जुड़ा हुआ एक फीचर होता है, जिसमें आप इसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, स्क्रॉल करके भी यूज कर सकते हैं। देखो, इनमें नॉर्मल चीजें आपको समझा रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखो, कोई फोल्डर हम ओपन करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर फिलहाल देखो आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा है। क्या है कि मैंने सी यूजर्स, लेनोवो, डाउनलोड, RSCIT, परसेंट चैप्टर, ये एक 203 ऐसी PDF ओपन कर रखी है। पूरी लोकेशन हमें दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा इधर वाला पोर्शन आपको बताना चाह रहा हूं। ये जो फीचर हमारे दिख रहे हैं, ये डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, लेवल, देखो माई कंप्यूटर सबसे ऊपर का फीचर होता है। उसमें एक हार्ड डिस्क दिखेगा, एक फ्लोपी डिस्क या फिर अलग से उसका ड्राइव दिखेगा, फिर एक C ड्राइव होता है लेवल 1, उसमें ये फीचर्स रहते हैं। उसके बाद लेवल 2 पे उसके अंदर आगे जाके कोई एप्लीकेशन होता है, लेवल 5 पे, ऐसे अलग अलग प्रपोजल आपको दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर वाला होता है टॉप लेवल जो सिस्टम होता है फाइल का, वो उसके अंदर हम आगे फोल्डर देख सकते हैं। ठीक है, देखो अभी अपन नॉर्मल चीज देख रहे हैं कि जो हमें फाइल और फोल्डर दिख रहे हैं विंडोज एक्सप्लोर के अंदर जाके, उनकी लोकेशन होती है, उनके आधार पर हम फाइल और फोल्डर को प्राप्त कर सकते हैं। जो फाइल और फोल्डर हमारे पास बने हुए हैं उनके हम शॉर्टकट भी बना सकते हैं। ये फोल्डर है कोई ओल्ड पेपर्स का, इस पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके आप सेंड टू पे जाओ, ये आ गया क्रिएट शॉर्टकट, डेस्कटॉप पर आप शॉर्टकट बना सकते हो। वरना डायरेक्ट आप डेस्कटॉप की खाली जगह पे क्लिक कर लो, स्निपिंग टूल खुल गया, अपन ने देखा था, राइट क्लिक करो, यहाँ पर चलो न्यू पर, यहाँ से भी जाके आप शॉर्टकट बना सकते हो। शॉर्टकट का फायदा क्या है, वो कहीं मेन लोकेशन पर फोल्डर बना हुआ होगा और आप डेस्कटॉप से आप जिस जगह भी क्लिक करोगे ये, उस जगह से उस फोल्डर को आप जल्दी एक्सेस कर सकते हो। एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या हम
मेन फोल्डर को डिलीट कर दें तो शॉर्टकट काम करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या हम शॉर्टकट को डिलीट कर दें तो मेन फोल्डर काम करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। उस पर शॉर्टकट का कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ फोल्डर जो है अलग अलग डायरेक्टरी हमें बता रहा है। देखो ये माई डॉक्यूमेंट में जाके प्लस का चिन्ह आ रहा है, ये ओपन हो जाएगा, चला जाएगा आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो अब यहां पर ये एक प्रश्न बन रहा है एग्जाम में आने लायक। डी ड्राइव में FM नाम का फोल्डर है, उसमें ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर है, holiday.bmp नाम की फाइल है। देखो डी क्या है? आपके ड्राइव का नाम, ये टॉप लेवल फोल्डर, ये फोल्डर में फोल्डर सब फोल्डर, और ये आपकी फाइल का एक्सटेंशन है। तो कई बार आपसे ऐसे 3-4 चीजें देके पूछ लेता है, इसमें ड्राइव का नाम कौन सा है, इसमें फाइल का नाम कौन सा है, इसमें सब फोल्डर की संख्या कितनी है, इसमें भी एक ही सब फोल्डर है। सब फोल्डर का मतलब होता है फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बनाना। जैसे आप देखो ये मैंने एक डी ड्राइव खोला, ऊपर लोकेशन आ जाएगी जिसे मैं उसको खोलूंगा। मैं गया यहाँ पर RSCIT, जैसे मैं RSCIT के अंदर गया तो मैं यहाँ पर चैप्टर 2, ये RSCIT था, दिस PC, फिर वॉल्यूम E ड्राइव, फिर RSCIT, फिर RSCIT के अंदर चैप्टर 2। देखो यहाँ पर दिखा दिया। अब डेटा जो जो फाइल खुलती जाएगी उस फाइल को यहाँ पर ये शो करता जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जी सर। जो जो फाइल अपन ऐसे बनाते जाएंगे उनको इस प्रकार से आगे ये शो करता हुआ चलता जाएगा। दोस्तों ये तीसरा चैप्टर भी हमारा अबाउट टू फिनिश है, मतलब लगभग खत्म होने वाला है, या मैं कहूं फिनिश हो गया। एक फोल्डर डेस्कटॉप पर और बना होता है, जिसे हम रिसाइकिल बिन के नाम से जानते हैं। रिसाइकिल बिन में क्या रहता है? जो भी फाइल हमने डिलीट करी है वो कहां पर चल जाती है? रिसाइकिल बिन में। क्या किसी फाइल फोल्डर को परमानेंट डिलीट करते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। या तो उसे रिसाइकिल बिन से ही डिलीट कर दो, या उसे डिलीट करते समय Shift+Delete का बटन दबा दो, उससे भी हम उसे परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। अब देखो एक और एप्लीकेशन था जिसके बारे में मे बी अपन ने वहां ध्यान नहीं दिया था, एक है MS Paint। बताना चाहिए था इसको, बताया भी होगा इसने। MS Paint एक एप्लीकेशन होता है, इसमें फोटो एडिटिंग वगैरह का काम किया जाता है। प्लस अगर हम बात करें तो एक होता है नोटपैड भी आप लिखोगे तो खुल जाएगा इसके साथ में, ठीक है। ये नोटपैड भी इनबिल्ट एप्लीकेशन होता है, टेक्स्ट फाइल बनाने के काम आता है। दोस्तों जो नोटपैड की अगर आप बात करोगे तो नोटपैड आपकी कौन सी फाइल बनाता है? टेक्स्ट फाइल बनाता है। इसमें HTML के प्रोग्राम भी चल जाते हैं। किसके प्रोग्राम चल जाते हैं? HTML के जो प्रोग्राम होते हैं लोग इसी में लिखकर काम करते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको थोड़ी सी बात और समझाऊं तो नोटपैड से थोड़ा सा एडवांस वर्जन एक वर्डपैड का होता है। MS वर्ड अलग होता है, वर्डपैड अलग होता है। तो जो नोटपैड था उसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या हुआ करता था? TXT हुआ करता था। उसकी जगह इसमें जो फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन होता है RTF। RTF का मतलब होता है दोस्तों रिच, T का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट, और F का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट होता है। ये भी इनबिल्ट एप्लीकेशंस है जो विंडोज के साथ में आपको उपलब्ध होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट नीचे बताया, ये आपका फोटोज वगैरह एडिट करने के लिए काम में लिया जाता है। टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए आप किस प्रकार से अंगुलियां रखेंगे? ASDFGH पे अंगुली रहेगी, JKL सेमीकोलन पे अंगुली रहेगी, और जो ये बीच वाली लाइन है जिस पर अंगुली रख रखी है हमने, इसे हम बोलते हैं होम रो। जिस लाइन पर अंगुली रखकर हम टाइप करते हैं उस लाइन को होम रो कहा जाता है। उससे अपर वाली लाइन को अपर रो कहा जाता है, और नीचे वाली लाइन को क्या कहा जाता है? लोअर। मिडिल रो कुछ भी नहीं होता है। सबसे ऊपर वाला अपर, बीच वाले को होम रो, और सबसे नीचे वाले को हम बोलते हैं लोअर रो। किसी फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना, उसका रीनेम करना, उसे इधर से उधर मूव करना, ऐसा भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं। बस थोड़ा सा काम था, किस प्रकार से करेंगे यहां से मैं आपको कुछ चीजें करके बता देता हूं प्रैक्टिकल में। कैसे? आप राइट क्लिक करो, न्यू पर जाओ, फोल्डर पे जाओ, नया फोल्डर बन जाएगा। ये हमें नाम पूछ रहा है कि किस नाम से बनाना है, तो यहां पर नाम डाल दो RAVI, एंटर। जिस भी नाम से आपको फोल्डर बनाना है उसका नाम लिख दो। आप इस फोल्डर का रीनेम करना चाहते हो, कोई बात नहीं, इस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके जाओ, इधर नीचे ऑप्शन आ रहा है रीनेम का। रीनेम में मेरा नाम प्रभात वालिया है, तो मैं यहां पर
प्रभात वालिया कर देता हूं। ओके कर दिया। इस फोल्डर को कॉपी करना है, राइट क्लिक करो, कॉपी पर क्लिक करो, यहीं दूसरा बनाना चाहते हो पेस्ट कर दो, दो बन गए कॉपी प्रभात वालिया। आप इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट पर क्लिक कर दो, डिलीट हो गया। इस तरह हम फोल्डर के साथ अलग अलग काम कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे दिस पीसी है, इसके अंदर कोई ओपन कर लो, ये ड्राइव है पर्टिकुलर, उस पर क्लिक करके आप उसे स्कैन भी कर सकते हो। क्लिक करके स्कैन करने का मतलब हुआ मित्रों, आप इसे राइट क्लिक करके देखो यहां पर स्कैन विद माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, जो वायरस वगैरह है, हमारी खराब फाइलें वगैरह है, उनको ये ठीक भी कर सकता है। आप WinRR में इसे कंप्रेस भी कर सकते हो, कंप्रेस करने पर साइज छोटी हो जाती है, जिससे आप कहीं भी उस फाइल को भेज सकते हो। ठीक है मेरी बात, थोड़ा सा और है, ये चैप्टर फिनिश है। अच्छा ये हो गया काम अपना। इस तरह फाइल को हम स्कैन भी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ड्राइव को भी स्कैन कर सकते हैं, अलग अलग फाइलों को भी हम स्कैन कर सकते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस चैप्टर के प्रश्न संख्या 1 के बारे में हम बात करते हैं। असत्य कथन यानी फॉल्स स्टेटमेंट को रिस्टोर करना है। आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को वापस रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक कह रहा है ये। यदि आप को जरूरत है तो रिसाइकिल बिन से किसी फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क रिक्त का फ्री स्पेस बढ़ा सकते हैं। यदि आप राइट क्लिक करेंगे तो एम्प्टी रिसाइकिल बिन को चुनकर एक बार रिसाइकिल बिन को साफ या क्लीन कर सकते हैं। ये गलत है, ये स्पेस फ्री नहीं होगा, क्योंकि रिसाइकिल बिन में फाइल जाएगी तो वो आपका जो सी ड्राइव होता है ना, उसकी जगह लेगा। आप सोच रहे होंगे डेस्कटॉप पर फाइल सेव करी, वो कह रहेगी, तो डेस्कटॉप पे जो फाइल सेव करी वो आपकी सी ड्राइव की मेमोरी का यूज करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, वो उसी का यूज करेगा, इसलिए उससे स्पेस नहीं बढ़ता है। ये जो स्टेटमेंट लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, ये गलत है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? दोस्तों, यूनिक्स नहीं है और साथ ही साथ में MS DOS भी नहीं है। ये बाकी सभी के सभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, मीडिया प्लेयर है, एडोब रीडर है, फोटोशॉप है। टास्क बार का वह छोटा हिस्सा जिसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में चल रहे एप्लीकेशन के आइकन, उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है। ये देखो, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका कौन सा हिस्सा कहलाता है दोस्तों? इस पर्टिकुलर हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं? सिस्टम ट्रे के नाम से जानते हैं। और दोस्तों मित्रों, पटवार 2016 के पेपर में, आज तो 2021 चल रही है और इस वैश्विक महामारी में 21 और 20 का पता ही नहीं चला, निकल ही जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि एग्जाम में ऐसे सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में एक्चुअली से लागू नहीं करता है? विंडोज 98, उसके बाद विंडोज NT, विंडोज XP कौन सा नहीं करता है? डोस, क्योंकि डोस आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सिंगल यूजर क्या होता है, मल्टी यूजर क्या होता है? इसमें एक से ज्यादा उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं, एक से ज्यादा कार्य हम एक साथ कर सकते हैं, उसे मल्टी यूजर बोलते हैं। और जिसमें कमांड के थ्रू CUI के थ्रू केवल एक ही काम किया जा सकता है, एक ही यूजर काम कर सकता है, उसे हम सिंगल यूजर का नाम देते हैं। कौन से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट का बटन नहीं होता है? प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बटन दिख रहा है इधर वाला, इसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं। ये विंडोज 8 में हटाया गया था, लेकिन जैसे ही विंडोज 10 आया तो इसे वापस जोड़ दिया गया। इसका मतलब हुआ कि कौन सी विंडोज में नहीं होता ये, तो आप कहेंगे कि विंडोज 8 में नहीं होता, बाकी सभी विंडोज में होता है। इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। एक उस डिस्क पर नाम, स्थान, लोकेशन जहां फाइलों को स्टोर या संग्रहित किया जाता है, तो फाइल और डिस्क को फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जाता है, एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, डिवाइस सेटिंग करने के लिए, सिस्टम बंद करने के लिए, इन सभी के लिए हम स्टार्ट बटन का उपयोग
करते हैं। आज के सेक्शन का, आज के इस दिन का अंतिम प्रश्न, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होता है? डायरेक्टरी के अंदर की सभी फाइलें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब डायरेक्टरी की भी सभी फाइलें चली जाएगी। अच्छा, सोर्स फाइल नहीं होगी, ये कुछ नहीं है। यानी आप एक किसी फोल्डर को लेके जाएंगे कहीं पर, तो क्या उसका सब फोल्डर साथ जाएगा कि वही रह जाएगा? दोनों साथ जाएंगे। आप सब फोल्डर को लेकर जाओगे तो मेन फोल्डर नहीं जाएगा। ठीक है मेरी बात? तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक फोल्डर को ले गए तो अंदर वाला नहीं जाएगा। इसका मतलब ये बात भी ठीक है और ये बात भी ठीक है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये जो हमारा तीसरा चैप्टर आज हमने खत्म किया है, ये भी आपके लिए बेहद लाभदायक चैप्टर है। आज के सेक्शन की यहीं पर जो बातचीत है वो खत्म करते हैं। अगली क्लास में और अच्छे से बात करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि जो विचार, जो व्यवस्था मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये आपके लिए कुछ लाभदायक है। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्लासेस कैसी लग रही है, क्या हम आपके लिए और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF का लिंक मैं दे दूंगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस सेक्शन में दोस्तों आपका मित्र प्रभात वालिया, मैं आपसे इतनी ही बात करूंगा। अगले सेक्शन में फिर हाजिर होंगे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद, आभार।